Okay, Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, hope you guys are doing fine. Well, today we have a very important part of speech, and that important part of speech is what? It is known as verb. Verb. What is a verb? Verb is an action word. वर्ब वो लफ्ज़ होता है जिससे हम एक्शन दिखाते हैं, स्टेट दिखाते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं. एंड वर्ब हैज़ डिफरेंट टाइप्स, एंड इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी. और इसके मुतालिक हम इसकी ब्रांचेस समेत इसको सारा कुछ जो कुछ ये हो सकता है, बन सकता है, आज हम इस कंफ्यूजन को इंशाल्लाह दूर करके रहेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस मैप. टाइप्स ऑफ वर्ब. First of all, we have two major categories. One is known finite verb, and the other is known as non-finite verb. Stay here. Don't go anywhere. So, first of all, look at the definition of finite verb. कि finite verb क्या होते हैं. चलें जी. ये मैंने focus लिया है. I took the focus on this part of the board. Finite verb. A finite verb is the verb that changes its form according to the tense of the sentence. ये वो वर्ब है जो टेंस के सेंटेंस के टेंस के मुताबिक अपनी हालत को बदलती है. मसलन प्रेजेंट में कुछ होती है, पास्ट में कुछ हो जाती है. ओके, एंड not only this, it changes its form according to the person and the number of the subject. It keeps changing according to the number of subject and according to the person who is the subject. ठीक है जी. तो इसको देख लेते हैं. It is the main verb of a sentence or clause. If there is only one verb in a sentence, it is finite. किसी सेंटेंस में अगर सिर्फ एक ही वर्ब है तो समझ लो कि वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है. अच्छा, आप इधर देख लें नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब में और फाइनाइट वर्ब में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? नॉन फाइनाइट वर्ब, द वर्ब दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, it is called non-finite verb. It acts as noun, adjective and adverb also. ये क्या बात है भाई? है वर्ब नाउन के तौर पे भी काम करती है, एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करती है और एडवर्ब के तौर पे भी काम करती है. तो दिस इज द अदर काइंड ऑफ फाइनाइट नॉन अदर काइंड ऑफ द वर्ब नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि वर्ब भी है बट समटाइम नाउन भी बन जाती है, समटाइम एडजेक्टिव भी बन जाती है और समटाइम एडवर्ब भी बन जाती है. देन यू विल हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुई है, जेरेंड के तौर पे इस्तेमाल हुई है, इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हुई है, पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल हुई है. अच्छा, मेरे पास इधर जगह कम थी, मैंने एक आप लोगों को एग्जाम्पल देनी है. आई हैव टू गिव यू एन एग्जाम्पल. उस एग्जाम्पल के अंदर से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर इसके अंदर फर्क क्या है. ठीक है, ये मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं जी. ठीक है, आई लाइक रीडिंग books. Okay, मैंने पर्सन को चेंज कर दिया, मैंने आई की जगह ही कर दिया. ही लाइक्स रीडिंग बुक्स. लुक एट मी, मैंने अब टेंस चेंज कर दिया. मैं पहले ज़माने में पसंद करता था आई लाइक्ड रीडिंग बुक्स.
ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कौन सा वर्ब है? ये है, आई लाइक रीडिंग बुक्स। मैं था पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है जी, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया, ही बना दिया, तो वर्ब में तब्दीली आ गई। लाइक क्या बन गया? लाइक्स बन गया। ही लाइक्स रीडिंग बुक्स। मैंने जमाने में टेंस में तब्दीली कर दी, प्रेजेंट की जगह पास्ट मैंने लगा दिया, तो टेंस में क्या आ गई? तब्दीली आ गई। तो मैंने जो कहा था कि ना फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट कीप चेंजिंग according to the change in tense, the change in person, the change in number of the subject, ठीक है जी। तो आई लाइक्ड रीडिंग बुक्स, क्लियर हो गया यहां तक? तो ये समझो कि ये क्या है, विच व्हाट इज दिस? ये जो वर्ब की कैटेगरी है ये कौन सी है? फाइनाइट वर्ब है। कौन सा वर्ब है जी? फाइनाइट वर्ब है। अब इधर आ जाए, रीडिंग की तरफ आ जाए। आई लाइक रीडिंग बुक, रीडिंग वैसे का वैसे ही रहा। ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, रीडिंग वैसे का वैसे ही रहा। टेंस बदल गया, आई लाइक रीडिंग बुक्स, रीडिंग वैसे का वैसा ही रहा। तो ये कौन सी कैटेगरी से साबित हुआ है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी के तौर पे साबित हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वर्ब तो नहीं है। यस, दिस इज नॉट अ वर्ब, बट इट कैन बी अ वर्ब टू। इट्स जिरंड। यहां पर ये क्या है? ये जिरंड है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कोई वर्ब नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है तो वो क्या कहलाता है जी? जेरंड कहलाता है। तो अब यहां तक हमने यानी इस चीज को समझ लिया है। अब आगे चलते हैं और इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे और आपका संडे जो है वो फंडे भी हो और फायदा भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। Okay, dear student. So now we are going to take on one by one, and we have to take first of all the finite verb, the categories in the categories that are the part of finite verb. We are discussing about them now. तो पहला पहला हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है। दिस इज द काइंड ऑफ वर्ब इन विच अ वर्ड that is used to show some action. This is called principal verb. Maslan, for example, he gave me a book. He gave me a book. I play hockey. जहां भी कोई एक्शन इन्वॉल्व हो जो है वो वाला वर्ब, कोई ऐसा लफ्ज हो जो किसी एक्शन के होने को बयान करता हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल और मेन वर्ब। अब इसके बाद जो है डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टेक ऑन द लिंकिंग वर्ब। Linking verb. Dear student, linking verb is used to connect the subject with subjective complement. There are certain sentences in which you cannot find any action there. Maslan, for example, Ali is a good boy. Now there is no connection. First of all, look at its linking verb. It is used to link subject and subjective complement. मसलन मैं
लिखता हूं अली very good boy. Now this is what? This is subjective compliment. I mean, this is a compliment about a person who is the subject of the sentence. So Ali is a very Ali is a very गुड बॉय. तो ये जो इज मैंने लगाया है ये क्या है बेटा? लिंकिंग वर्ब है, बिकॉज इट इज ब्रिजिंग. बहुत से लोग इसको कहते हैं, सो मेनी पीपल से दैट दिस इज सर दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब. नहीं भाई, हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब किसी की हेल्प हो रही होगी. तो हेल्प के लिए एक जैसों को बुलाया जाता है. हेल्प के लिए किसी को बुलाया जाता है? एक जैसों को. मसलन कोई और वर्ब मौजूद होता, उसकी हेल्प के लिए अगर हम किसी को कॉल करते तो फिर हम कह सकते थे कि इज या एम या आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. आगे चलें. So dear student, now we have a formula subject plus linking verb plus subjective complement. ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में फिर नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव और पार्टिसिपल भी हो सकता है. These three things can make a compliment about subject, and to bridge between the subject and subjective complement we use linking verb. Clear? Now look at some of the linking verbs that are in used. बी verbs को आप देख लो. बी verbs में हमारे पास कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वर हैं. एंड सम अदर बिकम, लुक, अपीयर, सीम, ग्रो, टेस्ट, फील, गेट, एटसेट्रा. So these are some linking verbs. Like he looks frail, they seem tired. Now seem and look both are telling us about the subject, and linking the subject with the subjective complement. So that is why, now look at this, he looks frail. Now it is telling us about the condition of the subject. They seem tired, they seem tired. Now this is participle tired, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट यूज्ड एज वर्ब हियर. वो जब हम पार्टिसिपल पे आएंगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरह जो है वो लफ्ज जो पास्ट पार्टिसिपल की शक्ल में है, मौजूद है, वो कैसे जो है वो नाउन या इससे हटकर, वर्ब से हटकर कैसे इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, चलें आगे चलें, नेक्स्ट को देख लेते हैं जी. सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स. Now auxiliary has two types. One is known as primary auxiliary verb, and the other is known as modal auxiliary verb. Well, first of all, look at the definition of auxiliary. Auxiliary are the verbs that are used to help the main verb to express its meaning in accordance with tense or mood. Well, हेल्पिंग वर्ब ज़्यादातर इसलिए होते हैं ना कि हमें बता सकें कि यार ये बात किस ज़माने की है. लाइक देयर आर डिफरेंट वर्ड्स विच आर सेम, which are same in their composition in past or past participle. Work, worked, worked. So how can we differentiate between past and past participle? This is what the helping the helping verbs do for us. Muslim, I worked, I finished my work, I finished my work, and I have finished my work. Now have is telling us that this is not past, this is past participle.
बिकॉज मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। उसकी निशानी हमें क्या दे रहा है, हैव दे रहा है। क्या दे रहा है जी, हैव दे रहा है। अदरवाइज अगर मैं ये कहता आई फिनिश्ड माई वर्क, तो मैं इससे ये अंदाजा लगाता हूँ कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, बिकॉज फिनिश्ड इज आल्सो द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश। ओके, अच्छा जी, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हैं कौन कौन से? बी वर्ब जो है इज, एम, आर, वाज, बेसिकली तो ये तीन कैटेगरीज हैं, बी, डू और हैव। ठीक है, फिर इन्हीं की डिफरेंट शक्लें हैं। बी मतलब होना। नाउ लुक एट द वर्ड बी। बी इज समथिंग अबाउट योर स्टेट, होना, किसी हाल में होना। बी इज, एम, आर, वाज, वर। Now think about the implementation of these 5 words, 5 verbs. ये ज्यादातर क्या होते हैं, स्टेटिव वर्ब में बयान हो रहे होते हैं, हालत बयान कर रहे होते हैं ज्यादातर। डू को देख लो, डू, डज, डिड। अब डू करना, डू, डज, डिड। whenever you have something, something to do, so you use usually these words. Okay, and हैव, ठीक है, हैव, हैज और हैड, ये तीन जो है ना हो गए हैं। तो दे आर प्लेइंग, दे हैव फिनिश द वर्क। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी है, इनकी अपनी भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, हैव पोजीशन के लिए यूज होता है और डू करने के लिए यूज होते हैं। मसलन मेरे पास एक सेंटेंस है, मैं कहता हूं आई डू माई वर्क। Now this do is main verb, because this is not used as helping verb. So इस do का मतलब करना है, ठीक है। और I have a book, मेरे पास एक किताब है। I have a book, मेरे पास एक किताब है। ये भी यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, पोजीशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने एक्सिलरी और पोजीशन का ख्याल करना है। अब मैं जरा मॉडल्स की तरफ आता हूँ ताकि मॉडल्स को भी समझते जाएं। सो जी, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, इसको बहुत से लोग मॉडल पढ़ते हैं, मैं इसको मॉडल पढ़ता हूँ और इसको मॉडल ही पढ़ना चाहिए जहाँ तक मैंने सीखा है। वेल डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिए, ये जो एक्टर्स लोग होते हैं इनको मॉडल बोलते हैं ना। क्यों मॉडल बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि दे एक्ट डिफरेंटली एट डिफरेंट सिचुएशंस, दे एक्ट डिफरेंटली एट different situations. So is the case with modal auxiliary verbs. They act differently at different situation to convey the different moods of the sentence. ठीक है जी, टेंस भी बताते हैं। देखो ना, मॉडल is used with the main verb to indicate mood or tense. लेकिन बहुत सी जगहों पे हमने एम्फेसिस दिखाना होता है, एबिलिटी को दिखाना होता है, गुस्से को दिखाना होता है, एथिक, जो एथिकल हमारा वो है, हमारी जो कमिटमेंट है उसको दिखाना होता है। कोई हमें जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन को शो करना होता है, पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को, ये सारी चीज़ें, दीज आर द डिफरेंट मूड्स, शो करना होता है। तो हम कौन से वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं? मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। इवन थ्रेटनिंग एटीट्यूड में भी हम मॉडल वर्ब्स का भी इस्तेमाल करते हैं और रिक्वेस्टिंग में भी मॉडल का ही इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द वर्ब्स विच विल बी टेकन सेपरेटली इन अनदर वीडियो। तो हम इसमें इनको डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है। कैन, वुड, को, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, नीड एंड नीड टू, ऑट टू, यूज टू, देयर आर सो मेनी अदर्स आल्सो। तो हम इनको वन बाय वन करेंगे और दूसरी वीडियोस में करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हमारा एक हाथ जो है वो बराबर हो गया, जिसे हमने फाइनाइट कहा था। अब हम नॉन फाइनाइट को इसी वीडियो में कवर करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आप लोग इसे सीखते चले जाएं। ओके डियर स्टूडेंट,
तो अभी जो है हम किस चीज़ के मुतालिक पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब के मुतालिक पढ़ेंगे। किसके मुतालिक पढ़ेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब के मुतालिक। तो अभी तक तो हमने जो है ना मतलब है कि वो वाला जो शोल्डर है उसको देखते रहे हम लोग। अब इसको देखते हैं इन्फिनेटिव। पहला पहला जो था, एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब दैट एक्ट्स एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। इस चीज को ध्यान में रख लो, ठीक है जी। एक इन्फिनेटिव वो वर्ब होता है जो नाउन के तौर पे एक्ट करता है, एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करता है और अनदर एडवर्ब के तौर पे एक्ट करता है इन अ सेंटेंस, ठीक है जी। इट इज फॉर्म विद द बेस फॉर्म, इट इज फॉर्म विद 2 plus base form of the verb. What is mean by the base form of the verb? Base form of the verb is, my dear students, वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है, वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं जी? बेस फॉर्म बोलते हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास? मसलन इसकी एग्जांपल देख ले जरा। टू ईट इज अ गुड हैबिट, टू रीड इज ऑलवेज beneficial, to write is good for the knowledge. There are different usage. तो 2 plus base form of the verb या verb की पहली form used as noun, adjective और verb is called infinitive. समझ आ गई? अक्सर हम लफ्जों में कंफ्यूज हो जाते हैं ना यार। राइट बहैसियत खुद एक वर्ब है, तो ये यहां पे क्या कर रहा है? तो जब ऐसे लफ्ज फंक्शन जो है वो वर्ब का ना कर रहे हो, ठीक है, और उनसे पहले टू लगा हुआ हो, तो वो क्या कहलाते हैं? इन्फिनेटिव कहलाते हैं। अगला देखिए, जेरेंड क्या होता है? जेरेंड इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म विद अ वर्ब बाय एडिंग आईएनजी एंड एक्ट्स एज अ नाउन। अच्छा, अब ये भी वही चीज है, वर्ब से बनता है, वर्ब की पहली फॉर्म से बनता है आईएनजी मिलाने से, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं बाद में। और वर्क क्या करता है? वर्क एज अ नाउन के करता है। कैसे? मसलन प्लेइंग, स्विमिंग, डांसिंग। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। Ali is swimming. Now swimming is a verb, progressive verb. Ali likes swimming. Ali swimming को पसंद करता है। अब यहाँ पे जो स्विमिंग है वो क्या है? जेरेंड है। वो क्या है जी? जेरेंड है। Salma is playing. Salma likes playing. Salma likes playing. अच्छा जी, तो ये जो है ना मतलब है कि थोड़ा सा इसमें वो है, ये जेरेंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। आगे हमारे पास है पार्टिसिपल, उसको देख लेते हैं ताकि हम फिर इसको ख़त्म करें और अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप ज़रा देख लें इस चीज़ को गौर से कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? पार्टिसिपल है। व्हाट इज अ पार्टिसिपल? A participle is a word that is formed from a verb and acts as verb and adjective and an adverb also. ठीक है, ये भी एक वो है, एक वर्ब है, ठीक है। पार्टिसिपल भी एक वर्ड ऐसा है जो वर्ब है, और लेकिन इसके इस्तेमालात भी डिफरेंट हैं। इट कैन आल्सो वर्क एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, और वर्ब आल्सो, वर्ब के तौर पे भी ये काम करता है। मसलन सबसे पहला हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल, हम जिसे V4 भी कहते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म। ये मैं अक्सर खुद से कहता रहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स वाकिफ है कि V4 फारिग पढ़ा तो मैंने इसको V4 बना दिया है। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको हम कहते हैं, ठीक है, और ये जेरेंड की तरह ही नजर आता है, ठीक है। किसकी तरह नजर आता है बेटा? जेरेंड की तरह नजर आता है। तो ये क्या लफ्ज हो सकते हैं? मसलन he is playing, the boys are running, and the girl is dancing, reading, and so on and so forth,
ठीक है जी। पहली वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी के इजाफे के साथ ये जो है ना लफ्ज बनता है। फिर उसके बाद है पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम V3 बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म अक्सर हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? वर्ब की तीसरी फॉर्म। आई हैव ब्रोकन अ चेयर, ठीक है, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। इससे पहले आप हैव लगा सकते हो, हैड लगा सकते हो, हैज लगा सकते हो अगर एक्टिव सेंटेंस में है तो आई हैव ब्रोकन अ चेयर, यहाँ पे जो ये ब्रोकन है ये V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। देयर इज अ ब्रोकन चेयर, देयर इज अ ब्रोकन चेयर, वहां पर एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी है। अब यहाँ पे जो ब्रोकन है ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, बिकॉज इट इज टेलिंग अस अबाउट अ नाउन। एंड नाउन क्या है? जहां पे हमारे पास चेयर है, ठीक है, मॉडिफाइंग अ नाउन, एनीथिंग telling us more about a noun or a pronoun, it is called an adjective. आगे देखिए जी, finished, I have finished my work, there is a heap of finished goods, ठीक है, अब मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। फिनिश यहाँ पे क्या है? वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे देर इज अ हीप ऑफ फिनिश गुड्स, तो यहाँ पे फिनिश्ड क्या है? एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्योंकि ये बता रहा है कि वहां पे फिनिश गुड्स का एक ढेर पड़ा हुआ है, एक हीप पड़ा हुआ है। अब जो है हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करने जा रहे हैं। थोड़ा अनयूजुअल है और ये लास्ट है, इसके बाद मैं वीडियो खत्म करने लगा हूं। इसको जरूर समझिए कि ये थोड़ा अनयूजुअल है और आमतौर पे ये ग्रामर की जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वर्ब की, इसके अंदर इसको टीचर्स लेकर नहीं आते। तो मैंने इसको मैं लेके आया हूँ ताकि ये बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासकर अभी जो लोग SST के लिए और PST के लिए अपेयर होने वाले हैं, उनको ये चीज़ बहुत फ़ायदा देगी। देखिए ज़रा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ज़रा इस चीज़ को देख लें। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है जी? ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल हम क्यों बनाते हैं? लेट्स सपोज, पहले इसकी ज़रूरत को समझें। जब हमने एक काम ख़त्म किया हो और उसके ख़त्म करने के बाद फ़ौरन ही कोई दूसरा काम शुरू करना हो, तो हम जो है ना ऐसा लफ्ज़ जो है ना, ऐसा जुमला हमें बनाना पड़ता है जिसे परफेक्ट पार्टिसिपल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम V3 बोलते हैं, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही मूव्ड टू रशिया, ठीक है। हैविंग having read the book he left the room, and so on and so forth. तो इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त ये है कि जब एक काम खत्म होता है और फौरन उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू करना हो तो उस वक्त उसका इस्तेमाल करते हैं। मसलन टेक फॉर एग्जांपल, वी हैव अ सेंटेंस, ही टुक हिज फूड फुल स्टॉप ही वेंट टू स्कूल। उसने हमने खाना खत्म किया, फिर वो घर स्कूल चला गया। having taken the food, he went to school. Having taken the food, he went to school. तो ये थोड़ा सा मतलब है कि इसके अंदर स्टाइल आ जाता है। So dear student, this was our today's lecture and मैंने कोशिश की है कि आपको वो सारे एस्पेक्ट बताऊं, वो सारी चीज़ें बताऊं जो कि वर्ब के अंदर बहुत ज़रूरी कंसिडर की जाती हैं। और मैंने अपनी तरफ से, हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी रह गई थी, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। कोई मुश्किल बात नहीं है। जब कोई एक्शन किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाए और उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। मसलन ही प्लेज फुटबॉल, उसका एक्शन जो है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये वर्ब क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब आ गया। और दूसरा मैं इसका एक जुमला बनाता हूँ, ही प्लेज, वो खेलता है। वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग, वी डोंट नो अबाउट एनी ऑब्जेक्ट। वेयर देयर इज नो ऑब्जेक्ट, दिस सेंटेंस इज कॉल्ड दिस वर्ब ऑफ दैट वेरी सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। होप यू गाइस विल इंशाल्लाह फाइंड इट वेरी useful for you, especially those students who are preparing for SST, PST and trying to appear in their next competitive exam. Inshallah, I'll come up with new topic and new discussion.
टेक केयर, अल्लाह हाफिज।